गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों की डिमांड पे रॉयल कॉमर्स के जरिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो है टैक्स। बच्चों, कई आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि मैम टैक्स पर कोई आप क्लास स्टार्ट कीजिए, क्योंकि टैक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप लोगों की ही डिमांड पर आज से हम लोग टैक्स का एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स से लेकर के इनडायरेक्ट टैक्स सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बतला दूँ कि ये सीरीज़ कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो ना केवल हमारे एजुकेशन के लिए, जिसमें आप अपने सेमेस्टर में नंबर पाने के लिए पढ़ते हैं, बल्कि ग्रेजुएशंस में भी, पीजी में भी, और उसके साथ अगर आप करियर का कोई कोर्स कर रहे हैं जैसे कि सीए में, सीए, सीएस अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टैक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने है। तो उसके साथ में आपको टैक्स का नॉलेज एक भारतीय होने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप एक भारतीय हैं और भारत में रह करके इनकम जनरेट करते हैं तो आपको टैक्स देना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये सीरीज़ आपके नॉलेज को एक नया मोड़ देगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इस सीरीज़ में बिना समय गवाए हम लोग आते हैं। इस सीरीज़ में पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका एक सिंपल सा, इसका एक बहुत ही, ये चूँकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा ये कोशिश रहता है आपके हर एक क्लास में कि आपके टॉपिक को मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना सकूं और आपके सामने रख सकूं। तो बहुत ही सिंपली हम लोग इस टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो कैसे हमारे इंडिया में मूव करता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स लॉ बाय डॉक्टर रूपम। तो यहाँ पर आप लोग आज का टॉपिक्स देखेंगे। बच्चों, टैक्स क्या होता है? एक्चुअली में टैक्स जो है वो एक फ़ी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट, ये हम इंडिया में रहने वाले हर वो पर्सन जो इंडिया में रह करके इनकम जनरेट करते हैं उनके ऊपर टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, तो ये एक कहा जाएगा डेफिनेशन के रूप में, तो ये एक फ़ी है जो चार्ज किया जाता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन किसके ऊपर? तो इनकम के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो इनकम के ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको हम लोग इनकम टैक्स कहेंगे, और प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज़ के टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। तो यहाँ पर टैक्स की कैटेगरीज को पहले हम लोग समझ लें। टैक्स जो होता है ये दो तरह का होता है। इंडिया में टैक्स दो तरह से लिया जाता है, जो यहाँ के अर्निंग पर्सन्स हैं उनसे। तो इसमें पहला टाइप जो है वो है क्या? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को आप यहाँ पर जो इस स्लाइड में हम लोग डायरेक्ट टैक्स को फोकस करेंगे ज़्यादा, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आप अगले स्लाइड में हमारे यानी कि अगले क्लास में आप मेरे साथ बनेंगे। बच्चों, डायरेक्ट टैक्स जो है ये दो तरह का होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स दो तरह का होता है, जिसमें एक आपका कहलाता है इनकम टैक्स, एक होता है इनकम टैक्स, और दूसरा होता है वेल्थ टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स दो तरह का होता है, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। आगे आपको भी ये चीज़ क्लियर होगा। और जो इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स भी दो तरह से हम लोग देखेंगे, जिसमें एक इंडिविजुअल्स के ऊपर, और दूसरा जो टाइप्स होगा वो होगा आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऊपर। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दो पार्ट्स बटा हुआ है, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। एंड
इनकम टैक्स जो है वो चार्जेबल होता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो एक व्यक्ति है इंडिया में रहने वाला, या फिर कॉरपोरेट सेक्टर्स के थ्रू जो हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का हम लोग डिफरेंस जान लें। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो भी सबसे पहले है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो CBDT डिपार्टमेंट के थ्रू रेगुलेट किया था, फॉर्मुलेट किया जाता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है। जहाँ पर डायरेक्ट टैक्स को फॉर्मुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, और उस डिपार्टमेंट का नाम है CBDT, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स को के रूल्स को या फिर कलेक्ट करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाई गई है वो है CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ है हम लोग सिंपली डिफरेंस समझ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स को जो डिपार्टमेंट मूव कराती है, डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट करती है, उस डिपार्टमेंट का नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशंस में हम लोग आएंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो इम्पोज्ड किया जाता है किसके ऊपर, तो एक व्यक्ति के ऊपर, जो एक पर्सन है इंडिया में रह करके इनकम जनरेट करता है। इनकम का 5 सोर्स होता है, हेड ऑफ इनकम जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशंस के नाम से जानते हैं, और फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 5 सोर्सेस से हम कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहने वाला है वो टैक्स जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप एक डिफरेंस आप यहाँ समझ सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो इम्पोज्ड होता है पर्सन के ऊपर। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये किस पर इम्पोज्ड होता है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इम्पोज्ड होता है। ठीक है, आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट होता है, यानी गवर्नमेंट को SSC यानी कि टैक्स करदाता डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। ठीक है, और लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को SSC के थ्रू पेमेंट नहीं किया जाता है, ये पेमेंट किया जाता है थर्ड पार्टीज़ के द्वारा। जैसे कि अगर कोई आप सामान खरीदते हैं और उसके प्राइस के साथ आप जो टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स आप पेमेंट करते हैं सेलर को, लेकिन उसका पेमेंट यानी गवर्नमेंट तक वो पहुंचता है सेलर के थ्रू। तो यहाँ पर आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। आगे हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे कि जो हम लोग का फोकस, ये स्लाइड पूरी तरह से फोकस है, ये पूरा क्लास डायरेक्ट टैक्स के ऊपर फोकस्ड है बच्चों। तो डायरेक्ट टैक्स को, या जिसमें हम लोग इनकम टैक्स को लेकर के चलेंगे, उसके नॉलेज के, उसके बेसिक नॉलेज को हम लोग इस क्लास में, चूँकि ये फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि हर वो बेसिक चीज़ें जो हैं, जो आपको टैक्स के रिगार्डिंग आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट करता है, उसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि इनकम जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, देन इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। एग्जैक्टली जो किसी भी पर्सन के इनकम के ऊपर या फिर धन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ये भी हम लोग डायरेक्ट टैक्स इसलिए, ये इसका रीज़न है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि इसे डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट होता है, ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेमेंट किया जाता है। कोई भी SSC जो होता है वो क्या करता है कि अपने सारे इनकम का ब्यौरा वो CDPP का
जो डायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। जो यहाँ वहाँ के जो ये होते हैं, वहाँ का जो हेड होता है उसी के थ्रू वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका ये कैलकुलेट किया जाता है और उसी के आधार पर आप टैक्स का पेमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशंस डाला है इनकम टैक्स का जो आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। देखिए, चूँकि डायरेक्ट टैक्स जो है इसको हम लोग दो कैटेगरीज देते हैं, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स जो आप जनरेट करते हो, जो आप अर्न करते हो, उसको उस इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स है। एंड वेल्थ टैक्स जो आपके पास धन है, जो आपने अर्निंग तो नहीं किया है लेकिन वो आपके पुश्तैनी ग्रुप में आपके पास है, तो उस धन पर भी टैक्स लगता है जिसे हम लोग वेल्थ टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स को लेकर के चलेंगे। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड अपॉन द इनकम ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना, यहाँ इनकम किसी भी पर्सन के इनकम के ऊपर ये टैक्स लगता है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर आप इस नॉलेज को भी आप समझेंगे कि टैक्स जो होता है, टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट हम लोगों से पैसे लेती है, जिसको हम लोग वन वे पेमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो पेमेंट करते हैं टैक्स में, उसे आप उसका रिफंडिंग नहीं है, वो आप वो वन वे है, यानी कि वो सिर्फ जाता है। तो ये टैक्स क्यों लिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू? क्योंकि इसी पैसे के यही पैसा जो है वो गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स होता है। इसी के थ्रू वो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ में, वो इसी के थ्रू दिया था, इसी पैसे का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इट इज कंप्यूटेड एक्रूड एंड रिसीव्ड नेट टैक्सेबल इनकम। इसका क्या मतलब हुआ कि वो इनकम जो आप प्रीवियस ईयर में आपने जनरेट कर लिया है, भले ही वो आपको मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन आपने वो पैसा कमा लिया है, उसी को हम लोग एक्रूड इनकम कहते हैं। और जो भी पैसा इनकम आपने रिसीव किया है प्रीवियस ईयर में, उनको हम लोग उन सभी के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के इनकम पर लगने वाला टैक्स है। ओके, जिस पर एक रेट के थ्रू टैक्स लगता है। तो ये पूरा डेफिनेशन आपके सामने है, आपके आंसर राइटिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे हम लोग आते हैं कि जो टैक्स पेमेंट करते हैं एज अ एससीसी, यानी कि करदाता जो टैक्स पेमेंट करते हैं, केवल उसमें टैक्स का रेट ही नहीं होता, टैक्स के साथ में हम कुछ और भी चार्जेस का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो उन चार्जेस को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो क्लियर हो गया कि टैक्स हम अपने इनकम के ऊपर देते हैं, लेकिन उस टैक्स के साथ में कुछ और भी चार्जेस रेट्स होती हैं जिसको हमें देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो टैक्स होता है। उसका डेफिनेशन आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका क्लियर है कि टैक्स इज अ पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट एनी रिटर्न। जो मैंने बताया अभी कि वन वे पेमेंट होता है, इसको पेमेंट करने के बाद आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बातें इम्पोर्टेंट है और जो मुझे लगता है कि आपके माइंड में हम वो बातें एकदम से मालूम होना चाहिए, आपको माइंड में एकदम धस जाए, ऐसा उस सेंटेंसेस को मैं बार बार रिपीट करूँगी ताकि वो बात आप कभी भूले नहीं। और इस स्लाइड को देखने के बाद, इस पूरे क्लास को देखने के बाद आपको कहीं और जगह भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कुछ सेंटेंसेस को बार बार भी रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद ठीक है, यहाँ से आते हैं, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि टैक्स के साथ में हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो होता है सेस। ठीक है, ये सेस क्या होता है? ये भी एक टैक्स का ही पार्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट इसको लेती है, यानी कि आपके ऊपर चार्ज करती है एक स्पेसिफिक पर्पस के रूप में। बच्चों यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो सेस है अभी हमारा यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि गवर्नमेंट आप एक कोई स्पेशल पर्पस पर आपसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेती है जो टैक्स जो सेस के रूप में होता है। ये स्पेशल पर्पस क्या है? जैसे हमारे इंडिया में
एजुकेशंस को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान आया था 2002 में। वहाँ पर लगाया गया था रूल्स की गर्ल्स के या फिर अनुसूचित जाति जनजातियों की शिक्षा या पिछड़े वर्ग के लोगों को मतलब शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये एक सर्व शिक्षा अभियान बना था 2002 में। वहाँ पर उस खर्च को पूरा करने के लिए हमारा इंडिया में एक इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ये सेस लगाया गया था। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के द्वारा ये लाया गया था ये सर्व शिक्षा अभियान। उस समय वो मानव संसाधन मंत्री थे। तो उनके बाद जब सरकार जो चेंज हुई और क्या बोल सकते हैं यूपीए की सरकार आई, तो वहाँ पर अर्जुन सिंह के द्वारा ये चार्ज किया गया कि ये सर्व शिक्षा अभियान लागू रखा जाए। तो इसके खर्च को पूरा करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन सेस, जिसको एजुकेशन कर के नाम से, एजुकेशन टैक्स के नाम से जाना गया, बाद में उसको सेस का नाम दिया गया। तो 2% करदाताओं से टैक्स लिया जाने की बात कहा गया। तब से ये जो है ये रूल्स 2004 से लागू है। तो तब से हम लोग टैक्स पर सेस का पेमेंट करते हैं, जिसको हम लोग एजुकेशन सेस कहते हैं। यानी कि इसका स्पेशल पर्पस क्या है? इसका स्पेसिफिक पर्पस है इंडिया में टैक्स मतलब एजुकेशन इन्वायरमेंट को इन्हेंस करना। ठीक है। इसके अलावा टैक्स के साथ हम लोग एक और पेमेंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सरचार्ज। ठीक है। अब ये सरचार्ज क्या है? सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स जो आप देते हो उसका एक स्पेसिफिक लिमिट जब आप पूरा करते हो तो उसके हम लोग सरचार्ज कहते हैं। यहाँ पर सरचार्ज क्या है? एक स्पेसिफिक लिमिट्स जिसको हम लोग, जैसे कि अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आप सरचार्ज का पेमेंट करोगे। आपको हम इसका रेट बताने से पहले ये चीज़ क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो हम लोग टैक्स मतलब कि रूल्स देखेंगे, वहाँ पर होगा आपका फिनांशियल ईयर 2023-24 होगा और प्रीवियस ईयर 2022-23 होगा। तो यहाँ पर इस बात को क्लियर करेंगे क्योंकि नया रेट जो है हर साल टैक्स का रेट चेंज होता है। चूँकि अभी 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमन हमारे जो मंत्री हैं वित्त मंत्री, उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि वो बजट इंटरिम बजट था, वो फिनांशियल बजट नहीं था, वो इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट बच्चों उसको कहते हैं जो कम समय के लिए, एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लाया गया बजट होता है। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लेकर के चले कि इस इंटरिम बजट में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन इसके प्रीवियसली हमारा टैक्स का जो रेट है कुछ चेंजिंग था। तो हम लोग यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो हम लोग रेट देखेंगे यहाँ पर वो किस फिनांशियल ईयर का है, किस प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पर फिनांशियल ईयर 2023-24 एंड प्रीवियस ईयर 2022-23 यहाँ पर लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग टैक्स, सेस एंड सरचार्ज को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यहाँ इस चीज़ को और बातें जानना है कि सरचार्ज वो एक लिमिट को पूरा करता है, जिसको हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सरचार्ज को यहाँ देख लेते हैं कि दिस इज एन एडिशनल बर्डन ऑफ द टैक्स बीइंग ऑलरेडी लेविड। जो टैक्स हम लोग देते हैं उस टैक्स के ऊपर ये उसके रेट को और बढ़ा देता है। ठीक है। ये जनरली सरचार्ज इज लेविड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक टाइम ड्यूरेशन सबका फिक्स होता है 12 मंथ। ओके। तो यहाँ पर प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें फिनांशियल ईयर 2023-24 का और प्रीवियस ईयर 2022-23 का, तो टैक्स का जो सरचार्ज का जो रेट है वो यहाँ पर आपके सामने है। सरचार्ज चूँकि टैक्स का रेट उसके अकॉर्डिंग आपका है जो 2,50,000 तक जो है वो क्या था, टैक्स का रेट की पहले हमने बात कर ले 2,50,000 पर नील, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%
5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड 20 लाख एवब 30%। तो वो है टैक्स का रेट। चूँकि मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, वो आपको कहीं से भी जिस भी ईयर को आप फॉलो करेंगे वहाँ से ये चीज़ वेरी करेगा, सरचार्ज भी वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जिस फिनेंशियल ईयर को लेकर के चल रहे हैं 23-24, वहाँ पर हम लोग का रेट जो है सरचार्ज का वो क्या है, तो अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप 10% टैक्स पेमेंट करोगे सरचार्ज के रूप में। उसी तरह से एक 50 लाख से एक करोड़ से अगर ज़्यादा है तो 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। बच्चों हम लोग करंट रेट भी लेकर के चले। ये आपका जो फिनेंशियल ईयर है, अब जो न्यू रेट आया है सरचार्ज का वो है कि 50 लाख पर नील है, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% एंड 2 करोड़ से एवब 25%। तो ये नया रेट है। चूँकि आप जिस भी रेट को फॉलो करोगे, जिस भी बुक्स को फॉलो करोगे, आपका सिलेबस, चूँकि हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है वो एक ईयर पीछे चलता है, लेकिन अगर आप CA CMA वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर जो आप टैक्स पढ़ोगे, टैक्स रेट न्यू रेट से पढ़ोगे। जहाँ अमेंडमेंट होता है, जहाँ पर चेंजिंग होता है, वो तुरंत ही आपके सिलेबस में देखने को मिल जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही रेट को आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं सर सेस के ऊपर। तो सेस जैसे कि मालूम है कि ये क्या है, ये स्पेसिफिक पर्पस के ऊपर लिया जाता है। हमारे इंडिया में एजुकेशन इन्वायरमेंट को इन्हेंस करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत में ये टैक्स में जुड़ा, ठीक है, जिसको हम लोग सेस कहेंगे, जिसका रेट जो है अभी 4% है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि टैक्स जो है वाई आर टैक्सेस लेविड, टैक्स क्यों लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि टैक्स लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के इनकम का एकमात्र सोर्स होता है, ठीक है। अब उसी के लिए गवर्नमेंट जो है जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होती है उसको वो करती है हमारे वेलफेयर में, सामाजिक कल्याण के में। तो उन सभी को के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा जो है वो टैक्स के थ्रू लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब आते हैं इसके साथ साथ में कुछ और रीजंस भी है टैक्स देने का, और रीजंस भी है, जैसे ये हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ये जो है क्या बोल सकते हैं कि ये इन्हेंस करता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स को, ये इन्हेंस करता है, ये कैपिटल फॉर्मेशन में, कैपिटल को बनाने में मदद करता है, जिससे हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण गवर्नमेंट टैक्स देती है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजंस है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो टैक्स पेमेंट किया जाता है उस प्रोसेस को टैक्सेशन कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि हमने जो देखा कि टैक्स 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन उनका नेचर क्या होता है, टैक्स का नेचर, ये हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। अगर हम लोग अपनी सिंपल भाषा में कहेंगे तो टैक्सेशन जो है वो नेचर ऑफ टैक्स है। तो जैसा कि मेरा वादा है आपसे कि एक सिंपल वर्ड में आपको, एक सिंपली वे में आपके माइंड में मैं टैक्स को ला सकूं, तो मैंने उस वर्ड्स का भी वो कोशिश मेरा रहता है कि वैसे वर्ड्स का मैं यूज कर सकूं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके बच्चों। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन का टाइप्स होता है टैक्स देने के सिस्टम का। तो यहाँ आप देख पाओगे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्रोग्रेसिव पॉजिटिव चार्ज इन दी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है, वो प्रगतिशील है। प्रगतिशील कर का जो प्रणाली है वो क्या है, जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इनकम टैक्स जो है वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव, वो इसका एग्जाम्पल है। कैसे, तो जो पर्सन
ज़्यादा इनकम मतलब अर्न करता है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जो पर्सन कम इनकम जनरेट करता है वो कम टैक्स देगा। इस तरह से ये जो सिस्टम है अमीर के ऊपर ज़्यादा और गरीब के ऊपर कम लगता है, इसीलिए इस इनकम टैक्स को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है रिग्रेसिव टैक्सेशन? बच्चों रिग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब हुआ? प्रतिगमन कर प्रणाली इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में। ये जो जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे कि सेल टैक्स हो गया, ये सब हो गया, तो उनको हम लोग रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमीर और गरीब की कोई बात नहीं होती है। आप कोई भी सामान खरीदोगे तो आपको सेम रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो। तो कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो तो उसमें लिखा आता है टैक्स इंक्लूडेड, तो टैक्स इंक्लूडेड है तो कोई अमीर भी उसको खरीदेगा तो भी उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, जो गरीब भी खरीदेगा तो उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ हम लोग देखेंगे एक और टैक्सेशन का सिस्टम है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम का मतलब, जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग जीएसटी को लेके चल सकते हैं। जीएसटी कैसे? क्योंकि यहाँ पर कई तरह का रेट है, जो 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। तो जो टैक्स का अलग अलग रेट है इसको हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिस्टम को प्रोग्रेस करता है, अमीर के ऊपर ज़्यादा और गरीब के ऊपर कम लगने वाला टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स जो क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इन दी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है, मतलब कि ये अमीर और गरीब चाहे ये नहीं देखता, ये सबके ऊपर सेम लगता है। तो यहाँ आप देख पाओगे प्रोपोर्शनल जो जीएसटी की बात है, क्योंकि यहाँ पर कई रेट्स है टैक्स का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, चूँकि आपको आंसर भी डेवलप करना है तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को भी आपके सामने रखा है कि जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में कि जो इनकम टैक्स है उसका फीचर्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे इस स्लाइड के थ्रू, अपना आंसर आप इजीली यहाँ से डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे कि नंबर 1 में कि इनकम टैक्स जो है वो क्या है, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में कोई भी पर्सन जो भी इनकम जनरेट कर रहा है इंडिया में रह करके वो इनकम टैक्स का पेमेंट करा। ये सारे जो आप आपके स्लाइड में आपके स्क्रीन पर है वो क्या है, सारा एक आप उसको एक पॉइंट के रूप में डेवलप करेंगे और उसको डील करेंगे अपने एग्जाम में, तो एक अच्छा खासा लेंथ पे आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा और आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगा। आपका आंसर का सर्विंग वो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि डायरेक्ट जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट है, ये किसी पर्सन के इनकम के ऊपर लगता है और इनकम का जो हेड है वो तो आपने 5 हेड्स है वो भी आपको यहाँ पर दिखला सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कि इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल टैक्स। एग्जैक्टली जो टैक्स होता है, जैसे कि इनकम टैक्स जो है वो हम सभी टैक्स को हम लोग सेंट्रल टैक्स नहीं कहते, कुछ टैक्स स्टेट टैक्स भी होता है, लेकिन इनकम टैक्स जनरली सेंट्रल टैक्स है। क्या होता है कि जितने जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के थ्रू, जो भी आपका जो कमिश्नर है का जो वहाँ का जो ओनर, मतलब कि जो क्या कह सकते हो उसको, ऑफिसर है का टैक्स ऑफिसर, उनको हम क्या करते हैं, उनके द्वारा टैक्स लिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि टैक्स जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। आप जो भी टैक्स देते हो सारा का सारा टैक्स यहाँ पर एक जगह पर गैदरिंग होता है। अब क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट जब सारा टैक्स आ जाता है, चूँकि टाइम ड्यूरेशन उसका फिक्स है, तो सभी टैक्स पेई जो पर्सन है वो जो एसएससी है अपना सेम उस टाइम पर टैक्स का पेमेंट कर देते हैं।
अब सारा टैक्स एक जगह पर जमा हो जाता है पूरे इंडिया का। अब क्या करती है गवर्नमेंट कि अकॉर्डिंग टू द रूल जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके अनुपात में, उसके प्रोपोर्शनल मतलब बेस पर टैक्स के अमाउंट को स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो यहाँ आपको ये बात समझना है कि टैक्स जो है, इनकम टैक्स वो सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये स्टेट को फिर से रिफंड करती है, ठीक है, ताकि स्टेट अपना स्टेट डेवलपमेंट कर सके। थर्ड नंबर में आते हैं कि इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड अपॉन नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। एग्जैक्टली जो इनकम टैक्स है वो क्या किया जाता है, प्रीवियस ईयर, यहाँ पर आपको 2 ईयर लेकर के चलना होगा, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के इनकम में, यानी प्रीवियस ईयर में हमने जो इनकम जनरेट किया है उसी के ऊपर टैक्स दिया जाता है फिनेंशियल ईयर, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। ओके, तो ये भी आप देख पाओगे। उसके साथ में क्या है, एग्जेम्प्टेड लिमिट ऑफ इनकम। कुछ ऐसा भी इनकम है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है, कुछ एग्जेम्पशन है जिसका डिडक्शन एसएससी को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जेम्पशंस लेकर चलते हो, जैसे एग्रीकल्चर से इनकम हो गया, अगर कोई आप प्रोविडेंट फंड वगैरह स्कीम वगैरह में अगर आप जमा करते हो, कोई लोन लेते हो, तो इस तरह से कई एग्जेम्पशंस हैं जो इनकम टैक्स पेमेंट के करने के समय में वो एसएससी को मिलता है और वो उसका डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन करने के बाद भी वो टैक्स का पेमेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स इज पेबल बाय एवरी एसएससी। एग्जैक्टली सभी एसएससी जो इंडिया में रहते हैं, जो कर देने के योग्य हैं, करदाता है ना, टैक्स देने के लिए के लायबल हैं, वो सभी इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स इज कंप्यूट ऑन द बेसिक ऑफ रेट ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑफ करेंट असेसमेंट ईयर। जो भी हमारा इनकम टैक्स है, जो भी इनकम हम लोग प्रीवियस ईयर में मतलब जनरेट करते हैं, उस सभी इनकम को हम लोग जोड़ करके फिर करेंट ईयर में टैक्स का पेमेंट करते हैं। इनकम टैक्स इज अ ग्रुप ऑफ इन वेरियस स्लैब। एग्जैक्टली जैसे कि मैं आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका एज 60 साल से कम है तो आपके ऊपर टैक्स का अलग स्लैब है। 60 साल यानी सीनियर सिटीजन्स के ऊपर टैक्स का अलग स्लैब है और सुपर सीनियर सिटीजन्स का अलग है। तो सीनियर सिटीजन में जो 60 साल से ऊपर के पर्सन्स आते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन में जो 80 साल से ऊपर के एसएससी आते हैं। तो इस सब का अलग अलग स्लैब जो है वो बना हुआ है, क्राइटेरिया बना हुआ है, उसी क्राइटेरिया के बेस पे टैक्स दिया जाता है। जैसे कि हमारा फिनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2022-23 है, तो उसके थ्रू जो 60 साल से जिसका एज कम है वो 2,50,000 तक कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक जो है वो 5% टैक्स का पेमेंट करेगा और उसके आगे 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और फिर उसके बाद आगे 30% का पेमेंट करेगा। उसी तरह से जो सीनियर सिटीजन जिसका एज 60 साल से ज़्यादा है तो 3 लाख तक उनको टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। बाद बाकी का उसका 3 लाख से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से एवब जो जाएगा वो 30%। तो इस तरह से सुपर सीनियर सिटीजन्स का भी रेट है, ये 5 लाख से स्टार्ट होता है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, आगे का जो रेट है उस तरह से। तो यहाँ पर हर एक अलग अलग टैक्स स्लैब है जिस पर एसएससी टैक्स का पेमेंट करता है। तो आप अपना आंसर राइटिंग में इन बातों को जरूर इंक्लूड करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स इज ग्रुप्ड अ वेरियस स्लैब। तो चलिए हो गया। अब आते हैं कि इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। बिल्कुल अभी भी हम लोगों ने देखा कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये जिसका इनकम ज़्यादा होता है वहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगता है और जिसका इनकम कम होता है वो कम टैक्स देता है, नहीं भी देता है, ठीक है। आगे हम लोग इस तरह से देखेंगे कि जो भी ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स और फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड रिच पर्सन्स, ये ज़्यादा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है तो जाहिर सी बात है इस चीज़ों को भी हाईलाइट करना जरूरी है कि ये जो अमीर
व्यक्ति हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वो ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करते हैं, और कुछ ज़्यादा ही मतलब ये है तो वहाँ पर भी हम लोगों ने सरचार्ज का भी कॉन्सेप्ट देखा है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इनकम टैक्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है जिसमें इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स बनते हैं, उसमें कई अमेंडमेंट्स होते हैं, तो इसलिए एक ये एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ये सर्कुलेट होता है। और उसके बाद हम लोग लास्ट इसका फीचर्स देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स। तो जितना भी इनकम टैक्स है, जो भी हमारा इनकम है अदर हेड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स, उसके थ्रू इनकम टैक्स जनरेट किया जाता है। तो ये पूरा फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके थोड़ा कुछ बेसिक्स पर कि इनकम टैक्स जो एक्ट है वो सबसे पहले इंडिया में बना था 1961 में। चूँकि ऐसी बात है कि यहाँ पर अभी जो रूल्स चल रहा है वो 1961 का चल रहा है, लेकिन अगर हम ये बात बोले कि इसी समय ही टैक्स हमारे इंडिया में आया था तो ये मतलब कि गलत बात हो जाएगा, क्योंकि हर एक रूल्स का, हर एक एक्ट्स का पृष्ठभूमि जो है वो पहले से तैयार होता है। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे इस स्लाइड में कि 1961 में इनकम टैक्स एक्ट कैसे बना और इसका आइडिया कैसे मतलब ये हमारी हिस्ट्री में छुपा हुआ है। तो बहुत ही सिंपली वे में आते हैं। उससे पहले ये बात को अच्छी तरह से आप जान लो कि इनकम टैक्स यू अर्न इट, आप अर्न करते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। उसका एक बड़ा पार्ट, एक पार्ट जो है, क्योंकि कोई भी इनकम अगर हम जनरेट करते हैं तो चूँकि दिक्कत तो होती है कि हम उसे किसी और को दे दें, लेकिन ये हमारे इंडिया का रूल है जो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रूल है कि अगर आप इंडिया में रह करके इनकम जनरेट कर रहे हो तो आप इंडिया के डेवलपमेंट में भी अपना भागीदारी दो, योगदान दो। चलिए आते हैं हम लोग 1961 का जो रूल है उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, उसका बेस कहाँ से तैयार हुआ। तो आप देखोगे कि पहले तो हम लोग जान ले कि इनकम टैक्स का जो सिस्टम है वो मौर्य काल से ही चलते आ रहा है। आप हिस्ट्री में जब झांकोगे तो मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू ही ये जो टैक्स का सिस्टम, एक सिस्टमेटिक टैक्स का सिस्टम हमारे इंडिया में, हमारे मतलब कि मगध वाले एरिया में आया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो जाता है। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो जब पहला आज़ादी का संग्राम की हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट 1857 कहते हैं, 1857 की क्रांति, उसमें सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बन के तैयार हुई थी। चूँकि 1857 की 1857 की जो मूवमेंट था, एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पर अलग अलग जगहों से अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा जो पहला संग्राम हुआ था, उसमें चूँकि हम लोगों ने सफलता, तो इंडियंस को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन क्या हुआ कि एक अच्छा खासा नुकसान ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ था। इस नुकसान को फुलफिल करने के लिए जो जितने भी लॉसेस हुए थे ना, उन लॉसेस को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाया। तो उस रूल्स के तहत में एक आपके जो हेड थे वो क्या थे, जेम्स विल्सन, वो एक मेंबर बने किसके, तो ये फर्स्ट इंडिया फिनांस मिनिस्टर बने। अगर बोला तो इंडिया के फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर कौन हुए जो ब्रिटिश काल में थे, तो वो जेम्स विल्सन थे। उनको ये काम दिया गया कि इस लॉस को कैसे फुलफिल किया जाए। तो उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई 1860 में। उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, क्योंकि ये कमेटी बनी कब, तो 1858 में कमेटी बनी थी। उन्होंने अपना रिपोर्ट 2 साल के बाद 1816 में ये रिपोर्ट दिया और उन्होंने बताया कि होम चार्ज के रूप में हम इस नुकसान को इंडियन से ही कलेक्ट करेंगे। तो तब से होम चार्ज के रूप में ये टैक्स सबसे पहले हमारे समक्ष आया। फिर धीरे धीरे जो है ब्रिटिश रूल्स ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के साथ में हम लोग जब नया हमारा जो फ्री इंडिया जो हुआ या स्वतंत्र भारत में, ये इसके लिए भी रूल्स बनना ज़रूरी था।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये 1961 में इसके लिए सारा कुछ तैयारी की गई और एक अमेंडमेंट, एक कहा जाए तो एक फॉर्मेट के रूप में हमारे सामने आया। इस टैक्स को जो है वो 1 अप्रैल 1962 को ही लागू किया गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उस समय आप कुछ इंडिया का मैप कुछ और ही था, आज के आधार पर वो मैप थोड़ा सा चेंज है। तो हम लोग वहाँ पर उस हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1961 का जो रूल्स है वो 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद कई बार चेंजिंग आते चले गए, क्योंकि पहले गवर्नमेंट का जो रवैया था वो क्या था, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर धीरे धीरे जो आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आया, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला, उसके साथ साथ में इसमें कई चेंजिंग्स टैक्स में आते चले गए और हम लोगों को आज जो रूप दिख रहा है टैक्स का वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों ने कंक्लूड किया कि इनकम जो है, इनकम टैक्स क्या है, तो ये इनकम टैक्स जो है वो इनकम पर लगने वाला टैक्स है। ये गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स है, ये हर एक पर्सन के प्रीवियस ईयर के इनकम पर देता है। तो अब तक हम लोगों ने जो सीखा वो ये उसका कंक्लूजन है। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। 1961 का जो अमेंडमेंट था इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोगों को थोड़ा सा ले लें, ताकि ज़रूरी है इसके बारे में। 1961 इनकम टैक्स के एक्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ही इंक्लूड किया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इस बात को ये देता है, जिसमें सेक्शन 112 है ना, सेक्शन 112 में हमारा संविधान बतलाता है कि हर साल जो भी इंडिया में जो भी गवर्नमेंट रूल करेगी, हर एक साल में अपने कार्य का जो भी उन्होंने पूरे साल किया उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ही दिया गया है। इसमें आपका सेक्शन 112 है। तो जो भी रूल्स हमारे वहाँ पर मतलब कि गवर्नमेंट जो काम करेगी, एक साल का लेखा जोखा देगी, उसको कहा जाएगा फिनेंशियल रिपोर्ट। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में, तो लेकिन बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, फिनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, वित्तीय रिपोर्ट है वो। तो हर साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा करंट गवर्नमेंट्स के द्वारा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो 1961 में भी सारा रूल्स एक फॉर्मुलेशन के बेस पर, एक फॉर्मुलेट बेस पर रखा गया। तो बजट में आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो फिनेंशियल एक्ट था, जो भी फिनेंशियल एक्ट यानी कि जो हमारा बजट है, जिसको हम बजट के नाम से सिंपली भाषा में जानते हैं, लेकिन बजट हम लोग वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि हर साल के पहली तारीख फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया था। ये रूल्स अमेंडमेंट चेंज हुआ, ये कई पहले 30 तारीख को था, फिर मार्च में था, तो 28 को था, फरवरी में तो 30 नहीं होता, 28 को था, फिर ये मार्च में था। तो ये टाइम कुछ उसका बहुत ज़्यादा वेरी मतलब हो रहा था। तो एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जब बजट पेश किया जाता है बच्चों, तो बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। बजट के लिए बजट को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री अपने पूरे टीम के साथ में पार्लियामेंट के एक पार्ट पर जाती है और वहाँ पर उनका बाहरी जो लोग हैं, बाहरी दुनिया से उनका कंसल्ट नहीं होता और वो एक बहुत ही ज़्यादा सेपरेटली बेस पर बजट तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले एक हलवा सेरेमनी किया जाता है
और सेलिब्रेट किया जाता है इस रिच डे को। और फिर बजट एक मतलब कि एक पार्ट्स में, पार्लियामेंट के एक पार्ट्स में बजट तैयार होता है। अब जब जिस दिन बजट पेश किया जाता है यानी कि 1 फरवरी को जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो क्या करते हैं कि वो वहीं से डायरेक्टली अपने जो बजट के सारे पेपर्स को लेकर के पार्लियामेंट जाते हैं और उसे पेश करते हैं। उसके पहले उस बजट में क्या है ये बात किसी को भी पता नहीं होता है। अब इसके बाद एक बात और जान लें, कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारा बजट है वो 2 पार्ट में मतलब प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आप देख पाओगे स्लाइड में भी है कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो गवर्नमेंट के 1 साल का लेखा जोखा होता है, उन्होंने क्या मतलब खर्च करा, किस किस मुद्दे पर खर्च किया और आगे का उनका एस्टिमेशन क्या है इसके बारे में। लेकिन पार्ट बी जो होता है वो टैक्स के लिए रूल्स रेगुलेशन होता है। चूँकि अभी फरवरी 2024 में इंटरिम बजट पेश किया गया तो इसमें किसी भी तरह का कोई रेट चेंज नहीं किया गया मतलब टैक्स में, चूँकि ये थोड़े समय के लिए था। और लेकिन हाँ, कॉरपोरेट टैक्स को वो कम किया गया, 22% किया गया। तो वो चीज़ें आप बजट वाले सीरीज में देख पाओगे, यहाँ पर आप ये चीज़ देखते हो। अब आते हैं कि जो 1961 तो हम लोगों ने देखा जब ये इनकम टैक्स रूल बना, उसके बाद जो इनकम टैक्स रूल में कई बार चेंजिंग हुआ तो रिसेंटली नेक्स्ट ईयर ही चेंजिंग किया गया 1962 में, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि इस वाले समय में जो हमने डिपार्टमेंट देखा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, इसके बारे में रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए और तब से ये डिपार्टमेंट जो है वो पूरे इंडिया में इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का काम करती है, सारे रूल्स रेगुलेशन को बनाने का काम करती है। बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो CBDT जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसमें टाइम टू टाइम कई प्रॉब्लम्स आए, कई मतलब चेंजिंग किया गया, इसका नोटिफिकेशंस वगैरह हुआ 1962 में। तो वो सब सारी बातें यहाँ पर हैं। अब चूँकि हमारे 1961 का जो रूल्स बना था उसमें कुछ हम लोग डेफिनेशंस की बात करें, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेक्शन 2 में ये दिया हुआ है कि आपको जब आप टैक्स देते हो, टैक्स पेयी होते हो, तो आपको कुछ वर्ड्स जानना जरूरी है, जिसमें से आपको ये जानना जरूरी है पर्सन कौन होगा जो हमारे इंडिया में टैक्स का पेमेंट कर मतलब कि टैक्स देने के लिए लाइबल होता है। एसएससी जो टैक्स पेयी होता है, असेसमेंट ईयर जिस साल हम लोग टैक्स देते हैं, प्रीवियस ईयर जिस साल हम लोग इनकम जनरेट करते हैं, असेसमेंट जो प्रोसेस है टैक्स देने का वो कहलाता है असेसमेंट, इनकम जिस पर टैक्स दिया जाता है, एंड डिविडेंड इज अ पार्ट्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लें कि हम जब टैक्स का पेमेंट करते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं। तो इनकम को बारे में जानना है, एसएससी के बारे में जानना है, असेसमेंट ईयर चूँकि मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया, माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ आप देख पाओगे कि इनकम जो हमारा असेसमेंट ईयर है बच्चों, ये जिसको हम लोग काट लें, असेसमेंट ईयर जो है वो हमारा 2023-24 है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो है हमारा 2022 से 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख पाओगे। इसमें इनकम टैक्स को देने के मतलब जो आप पेमेंट करते हो तो एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम लोग डेप्थ जो नॉलेज हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर केवल हम लोग जान लें कि इंडिया में रहने वाला पर्सन्स जो इनकम जनरेट करता है इंडिया में रह के, वही प्रीवियस ईयर के इनकम में असेसमेंट ईयर में टैक्स देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप जो रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जितने भी हेड से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं उसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। इसमें जो इनकम टैक्स के थ्रू जो डिडक्शन मिला हुआ है वो डिडक्शन माइनस करने के बाद हम जो इनकम निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं टोटल इनकम। अब इसी इनकम के ऊपर हम लोग स्लैब के थ्रू टैक्स का पेमेंट करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं।
इनकम क्या होता है इसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में दिया हुआ है। तो इनकम जो भी आप, इसके कई काइंड्स होंगे, इसके कई क्या या तरीके होंगे जहाँ से इनकम आप प्रीवियस ईयर में, ये क्या है, एक मॉनेटरी, पहले इनकम का आप एक सिंपल सा डेफिनेशन समझ सकते हैं कि इनकम मीन्स सम मॉनेटरी रिटर्न। आप इनकम का मतलब क्या हो जाएगा कि आप वो आपका मौद्रिक रूप में, आपके मॉनेटरी बेस में आपको मिल रहा है, एक पीरियोडिकल बेसिस पर मिल रहा है, यानी कि उसका एक टाइम फिक्स है। ये जो है डिफरेंस, जिसका एक डिफिनिट सोर्स के थ्रू ये इनकम आपको मिल रहा है। तो इनकम आपका एक डिफिनिट सोर्स होना चाहिए, एक पीरियोडिकल टाइम पर होना चाहिए और एक मॉनेटरी बेस पे होना चाहिए, तो उसको हम लोग इनकम कहेंगे। तो वो इनकम के कई सोर्स हो सकते हैं, तो उसी सोर्स के से जो हम लोग इनकम प्रीवियस ईयर में जनरेट करते हैं, उसी को हम लोग इनकम टैक्स, उसी पर हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एसएससी कौन होगा जो इनकम टैक्स का पेमेंट करेगा। इनकम टैक्स के पेमेंट करने वाला पर्सन जो है वो एसएससी होगा, जिसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है। तो यहाँ पर जो पर्सन कौन होगा, तो यहाँ पर एसएससी के कैटेगरी में कौन कौन आएंगे वो हम लोग यहाँ पर देख लें। तो सबसे पहले हु इज लायबल टू पे टैक्स, सबसे पहले आपकी बात यहाँ पर आ रही है कि हु इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। उसके बाद मान लिया कि किसी साल आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए पेनल्टी पेनल्टी देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो भी एसएससी ही कहलाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई एसएससी जो है वो डैम्ड एसएससी यानी माना हुआ एसएससी हो जाता है, वो इनकम टैक्स के लिए लायबल नहीं था, लेकिन सिचुएशन चेंज होने की वजह से वो लायबल हो गया, उसको हम लोग डैम्ड एसएससी कहेंगे। डैम्ड एसएससी का एक और एग्जांपल ये है कि अगर कोई पर्सन है जो इनकम जनरेट कर रहा था सैलरी के अंदर, तो उसके डेथ के बाद उसके नॉमिनी को वो उसका पेंशन मिलता है, तो नॉमिनी जो अब वो पेमेंट करेगा, तो वो नॉमिनी एक्चुअली में डैम्ड एसएससी कहलाएगा। अब आते हैं कि हु इज डैम्ड इज टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट एसएससी बन जाते हैं वो भी एसएससी के ही कैटेगरीज में आएंगे बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होंगे। तो पर्सन में हर वो पर्सन लायबल है जो इंडिया में रह करके टैक्स जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, एसोसिएट पर्सन, ये सब सभी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटीज, यानी कि सब सभी लोग जो है वो पर्सन के रूप में आएंगे, जिनको सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। इसमें जितना भी सेक्शंस आपको बतला रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जब इनकम टैक्स लायबिलिटीज ऑफ अ पर्सन, जब इनकम टैक्स मतलब लायबिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है किसी पर्सन को, तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या देखते हैं, उसका हम लोग देखेंगे इनकम रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसको हम लोग इस स्लाइड, नेक्स्ट वाले स्लाइड को आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। आप लोग मतलब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और नए नए वीडियोज़, नए नॉलेज को आपके सामने लेकर के आ सकूं। और मेरा बहुत ही जल्दी एक प्रयास होगा कि हम नेट का तैयारी इसी चैनल के थ्रू करवाएं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें आप जुड़िए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप, मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जो है जो कमेंट के माध्यम से अपना प्रॉब्लम्स यहाँ पर रख सकते हैं। और मैं कहाँ पर आपको कैसा लगा ये पूरा सीरीज़, ये भी बताना आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका प्रयास, हम इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो आपका भी एक छोटा सा प्रयास की मैं उम्मीद करती हूँ, ताकि हम लोगों का ये सिलसिला लंबे समय तक चल सके। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों को देखना होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ में असेसमेंट ईयर क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी हम टैक्स का पेमेंट कर पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि
ये जो प्रीवियस ईयर है असेसमेंट ये पूरे 12 महीने के लिए होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक खत्म होता है। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बतलाया कि असेसमेंट ये प्रोसेस होता है इनकम को मतलब कलेक्ट करना, उसके ऊपर कौन कौन से इनकम पर टैक्स लगना है, ये सब सारे प्रोसेस को हम लोग टैक्सेबल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि असेसमेंट ईयर जो मैंने लेकर के चला है वो क्या है, 1 डे ऑफ अप्रैल से 31 मार्च का होगा, 12 महीने का, जो स्टार्ट होगा असेसमेंट ईयर 23-24 का, और प्रीवियस ईयर आपका होगा 22-23 का। ठीक है, दोनों 12 महीने का होता है। इसको इस स्लाइड में आप इसको बहुत ही क्लियरली देख पाओगे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का ड्यूरेशन क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है कि जब टैक्स का पेमेंट करते हैं तो एक पूरे स्टेप्स को मैंने एक साथ यहाँ पर रखा है कि टैक्स देने के समय हमको क्या क्या करना है, किस तरह से हमको टैक्स देना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये बात जानना जरूरी है कि जो भी पर्सन टैक्स दे रहा है उसका निवासीय स्थिति इंडिया में क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, जितने भी 5 हेड्स हैं उस 5 हेड से कितना इनकम जो है वो जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। थर्ड स्टेप्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी इनकम है उस पर किस पर टैक्स चार्ज होगा, किस पर नहीं होगा, ये हम लोग एग्जेम्पशन इनकम के तहत देखेंगे। फोर्थ स्टेप में हम लोग आते हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, क्या करने वाले फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। जितने भी हेड हैं, 5 हेड हैं, 5 हेड्स में हम लोग इनकम को कैलकुलेट करेंगे, जो एग्जेम्पशन से उसको माइनस करेंगे, जो रिबेट से उसको माइनस करेंगे और टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। फिफ्थ स्टेप में ये क्या करेंगे, क्लम्बिंग करेंगे। जो इनकम है, जितने जो माइनर्स हो गए, जो चाइल्ड्स हो गए, उनको कुछ रिबेट्स जो दिया गया उसको हटाएंगे। 7 स्टेप्स में अगर कोई प्रीवियस ईयर का लॉस है, डेप्रिसिएशन है ना, तो इसको हम लोग अगर आगे हमको कैरी फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है उसके तहत में अगर हमको कुछ डिडक्शन मिल रहा है तो उसको माइनस करेंगे। ये सब सारी बातें हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे बच्चों। उसके बाद जो भी इनकम हमारे पास आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 5 हेड्स में। यहाँ पर उन सभी इनकम्स को उस सभी इनकम्स के जो सम है उसको हम लोग कहेंगे ग्रोस टोटल इनकम। अब ग्रोस टोटल इनकम में भी कुछ डिडक्शन हमें मिलता है, कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, तो उसको माइनस करने के बाद, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, माइनस करने के बाद टोटल इनकम आएगा, उस इनकम को ही हम लोग टैक्सेबल इनकम कहेंगे। यहाँ पर जो भी हमारा रेट है, जहाँ तक भी हमारा टैक्स स्लैब प्रोवाइड करता है जो रेट, उस रेट के थ्रू हम लोग टैक्स मतलब कि कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे। साथ में एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज भी उसमें अप्लाई करेंगे। और अगर एट द लास्ट ऑफ द एंड अगर हमने कोई एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, चूँकि एडवांस टैक्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो एडवांस टैक्स अगर हमने दिया है तो उस एडवांस टैक्स को भी माइनस करेंगे। तो जो लास्ट में अमाउंट आएगा उसी अमाउंट का पेमेंट एज अ टैक्स हम गवर्नमेंट को करेंगे। तो ये स्लैब आपके लिए बहुत ज़्यादा ये पूरा स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जहाँ पर कि आप जब इनकम टैक्स किसी का भी काटते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स केवल अपना ही टैक्स पेमेंट नहीं करना होता है, ये एक करियर के रूप में भी आप लेकर चल सकते हो। अच्छा खासा हमारा जो लैपटॉप है एक चार्ज लिया जाता है, आप उस चार्ज को पेमेंट करने के बाद आप किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स काट सकते हो, अपना एक साइड इनकम भी मतलब जनरेट कर सकते हो इनकम टैक्स को काट, क्योंकि हर इनकम टैक्स फाइल करना ये हर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम मुझे लोन लेना है, अपना सिविल ठीक करना है, और भी कई चीज़ों में इनकम टैक्स जो मतलब काटा जाता है हर साल, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक अच्छा खासा स्टूडेंट्स के लिए एक करियर के रूप में भी डेवलप आप कर सकते हो। और नॉलेज के लिए तो ये पूरा क्लास में आप शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहें, इसके लिए आप लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारा यह सिलसिला बना हुआ रहे, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो यहाँ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्या ये स्लाइड, ये पूरा वीडियो कैसा लगा। लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर डिसलाइक करते हैं तो रीज़न भी ज़रूर बताइएगा बच्चों, ताकि मैं और अच्छा मतलब सुधार इसमें कर सकूं और आपका हमारा यह सिलसिला आपके करियर बनने तक में बना हुआ रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं, आज नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।